नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले के 2 लेक्चर डले हुए हैं, उन्हें देखना ना भूलें। और हम तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड की, आने वाले 2023-24 की एज पर दी एनसीईआरटी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस आपको ध्यान सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए भैया। तो हमारा जो है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जा रहा है। ये मैं आपको बस बताना चाह रहा था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल हमने पहले कर लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल अब आज मैं कर रहा हूँ। जैसे बेटा मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करना है। क्वेश्चन ही बचा हुआ था हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, मान लो जैसे कि ये एक जो है आपका स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर। बेटे मान लो कि ये है -2 कूलम चार्ज यहाँ पर भी -2 कूलम चार्ज है ना। ये इस पॉइंट पर है बेटा, है ना, इन पॉइंट पर, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर है आपका 4 कूलम चार्ज है, और बेटा यहाँ पर मैंने दिया आपको 2 कूलम चार्ज है। क्लियर है ये बात। और मैंने आपसे कह दिया कि फाइंड द नेट फोर्स। देखो बेटा, नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट ही होता है। फाइंड द नेट फोर्स या रिजल्टेंट ऑन 2 कूलम चार्ज, ठीक है। तो 2 कूलम जो चार्ज है हमारा, उस पर आपको अब 2 कूलम चार्ज कौन सा दिख रहा है आपको मालूम होना चाहिए। सर ये तो -2 है, ये 4 है, मतलब इस पर निकालना बेटा। इस पॉइंट पर आपको नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट बताना है कि क्या होगा। चलिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ये हमने पहले भी किया है, पर मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। आपने पहले तो वो बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, कोई जल्दी नहीं है, उस क्वेश्चन को हम गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर है माइनस का 2 कूलम चार्ज, यहाँ उल्टा लिख दिया, प्लस का 2 है वो। तो बेटा यहाँ पर है 2 कूलम, यहाँ पर है -2 कूलम, यहाँ पर भी है -2 कूलम, और यहाँ पर है बेटा प्लस का 4 कूलम। क्लियर है बेटा। अब ध्यान सुनना, सेंटर पर ही निकालने के लिए बोला है, हमसे बोला गया है यहाँ पर निकालना है बेटा। अगर कहीं पर भी निकालोगे तो इन चार्ज का बाकी 3 चार्ज का असर उस पर पड़ेगा ही बेटा। 2 चार्ज है ना बेटा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये देखो, ये एक चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी एक चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी एक चार्ज है। इन तीनों का असर इस पर पड़ेगा, इस पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा बस वो देखना है आपको। जरा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना बेटा। क्या ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, क्या ये इसको अपनी तरफ खींचेगा? बहुत बढ़िया बेटा। क्या ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, क्या ये इसको अपनी तरफ खींचेगा? बहुत बढ़िया बेटा। क्या दोनों सेम चार्ज है बेटा? दोनों सेम चार्ज है। तो अगर आप फोर्स लगाओगे बेटा इन 2 चार्ज के बीच में या इन दोनों चार्ज के बीच में, क्या फोर्स दोनों में सेम रहेगा? मतलब ये भी F है और ये भी क्या है बेटे, F ही है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अब ध्यान सुनना बेटा, क्या ये 4 कूलम चार्ज ये कैसे 4 लगाएगा? सर क्योंकि जो फोर्स होते हैं वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में लगते हैं। मतलब 2 चार्ज के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही होगी उसी में फोर्स एक्ट करता है। सर यहाँ पर तो लाइनें दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं बेटा, ये बिल्कुल एक ये ऐसी जा रही है, ये री लाइन, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या बेटा इसको ये इधर धक्का मारेगा, तो मान लेते बेटा ये F3 हो गया। अरे आया नहीं यार। अब अगर मैं इन तीनों को अलग से निकालूं तो बहुत ध्यान सुनना बेटा जरा, है ना, ये देखना जरा ध्यान से। एक इधर जा रहा है F1 बेटा, एक नीचे जा रहा है कौन, F2 बेटा, एक इधर चला गया है कौन, ये F3 चला गया है। ऐसी है बेटा। और आपको दिख रहा है ना ये स्क्वायर में बेटा, ये तो 90 डिग्री है दोनों, ये तो दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और अपन पता करते हैं। हालांकि मैं देख करके बता सकता हूँ, अगर ये 2 है -2 है और अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस बेटा ले लो, मान लो A ले लो, है ना, क्योंकि स्क्वायर ये सारे A होंगे, ये A होंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो डायगोनल वाला लेंथ है ये कितना होगा बेटा, ये A√2 हो जाएगा। ये मालूम है ना, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, मैंने सब कुछ बताया होगा। तो मैं पहले F1 निकालने की बात करता हूँ आपसे। F1 कैसे निकलेगा बेटा, K Q1 Q2। तो देखो बेटा ध्यान से जरा, Q1 Q2 क्या है बेटा, यहाँ पे 2 से मतलब रखना है अभी आपको ना, 2 से। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, है ना, 2 2 4, क्योंकि Q1 इंटू Q2 अपॉन में बेटा क्या आता है अपना R², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा ये डिस्टेंस कितना है, A² है, समझ पा रहे हो। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं, चलो मैं आपके लिए और इजी कर देता हूं उसको बेटा। एक काम करते हैं, अपन इसको स्क्वायर को कह देते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना बेटा। स्क्वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि बेटा ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये लेंथ, ये जहाँ पे मतलब A की वैल्यू मैं बता रहा हूँ 2 दी हुई है। तो बेटा ये A√2 होता तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर भी अब A की जगह 2 लग दूँ मैं यहाँ पे, है ना, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ रहा है, K आ रहा है। ऐसी बेटा जरा F2 निकालते हैं। सर F2 इधर वाला फोर्स है इन दोनों के बीच में, बेटा क्या होगा बेटा, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई यानी कि 4, और बेटा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, सर A है, A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, कितना आ गया, K। बेटा ऐसी जरा F3 निकाल करके दिखा दो जरा मुझे। बेटा F3 का मतलब कौन सा वाला है, ये वाला, इन 2 चार्ज की बात करनी है। तो बेटा K और Q1 Q2 2 4 जा कितना हो गया बेटा 8, और बेटा फिर डिस्टेंस चाहिए तो 2√2 का स्क्वायर। अब बेटा 2√2 का स्क्वायर, अरे 2√2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ बेटा 4, और √2 कितना हो गया 2, तो 2 4 जा 8,
देखो बेटा 8 से 8 कैंसिल हो गया, फिर से कितना वैल्यू आ गया k। तुम देखोगे कि इन तीनों की वैल्यू k आ रही है, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, k आ रही है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, है ना। अब ये पूरी पिक्चर मैं वहां भी बनाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान सुनो। सर ये रहा बेटा, ये k है, ये भी k है, और ये 90 डिग्री है, और एक इधर जा रहा है बेटा, वो भी k है। अब तुमको मालूम बेटा, ये मैंने फोर्स की वैल्यू लिख दी बच्चे, है ना, फोर्स की वैल्यू लिख दी सारी की सारी। बेटा क्या हमें तो नेट फोर्स चाहिए था, ये तो 3 अलग अलग डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, हमें तो चाहिए नेट फोर्स कितना पड़ रहा है। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, वेक्टर है, ये वेक्टर को वेक्टर के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये 3 वेक्टर में से पहले इन 2 वेक्टर को चुन लेते हैं, क्योंकि क्यों ये दोनों 90 डिग्री में। और मैंने आपको सिखाया था बेटा, जब भी 2 फोर्स, है ना, 2 फोर्स 90 डिग्री से एक दूसरे से अलग हो रहे हो, तो बहुत ध्यान सुनना जरा, और उनकी वैल्यू सेम हो दोनों फोर्स की। बेटा ये भी मान लो कि 10 न्यूटन है, ये भी मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो बेटा और 90 डिग्री पर दोनों फोर्स इंक्लाइंड हो, तो बेटा रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में से निकलता है, हमेशा बीच में से निकलता है, बिल्कुल एंगल को बीच में से चीरते हुए, यानी रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और रिजल्टेंट बेटा कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था, कैसे निकलता है, ट्रिक क्या थी बेटा, एफ रूट टू मालूम है ना, अपन ने निकाला था इसको, मैंने बताया, याद करो, एफ रूट 2। बेटा ये याद है, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, पहला लेक्चर है, आप चाहो तो पहले देख लो, उसके बाद ही काम करना। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो बेटा मालूम है ना, रिजल्टेंट ये बन जाएगा इनका, है ना। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये देख दोनों के है, तो एफ रूट 2, तो एफ की वैल्यू कितनी है अभी के, तो ये क्या बन जाएगा, के रूट 2। बना नहीं बना बेटा, ठीक है ना। यानी सर अब ये जो चीज है, नया डायग्राम, अब ये दोनों फोर्स हट गए ना, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। यानी सर एक लग रहा है ऊपर के नाम से, और एक लग रहा है सर नीचे हमारा के रूट 2 नाम से। बेटा अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना जरा, क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों टेल से टेल जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। बेटा मैंने कल ही वेक्टर में साफ साफ सिखाया हुआ है कि अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो बेटा क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते। क्या कर देते बेटा, दोनों को माइनस कर देते। तो ध्यान से देखो जरा बेटा, के रूट 2 माइनस के रूट 2 माइनस के, बेटा यही है नेट फोर्स, बेटा यही है नेट फोर्स, यानी कि इसे आप कह लो रिजल्टेंट। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। इसीलिए मैंने कहा बेटा वेक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना, अब के की वैल्यू आपको मालूम है 9×10⁹ होती है, आप चाहे तो उसको यहाँ पर रख करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो बेटा ऐसा हो गया एक। तो अब मान लो बेटा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ बेटा कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इक्विवेलेंट ट्रायंगल के हर वर्टाइसिस पे है। तो बेटा ये +1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, और ये भी +1 ये माइक्रोकूलम बेटा, ठीक है। और इनने कह दिया है कि कोई भी 2 चार्ज, अब मालूम है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये सारे कितने डिग्री के होंगे बेटा, 60 डिग्री और 60 डिग्री, और ये तीनों साइड्स आपस में बराबर भी होंगे, ये भी हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। क्लियर है ये बात। तो मैंने कहा आपसे कि मैंने चार्ज को बेटा कोने कोने में इनके रख दिया है, चार्ज को कहाँ रख दिया बेटा, कोने कोने में रख दिया है। और ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है, किसी भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो एफ है, यानी दोनों के दोनों इक्वल ही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, हम कहीं पर भी निकाल लेते, तो हमसे ये पूछा गया किसी भी एक वर्टाइस पर नेट फोर्स निकालिए, किसी भी एक वर्टाइस पर नेट फोर्स निकालिए। तो हमने बेटा ये वाला पॉइंट चुन लिया, जैसे मान लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, क्या ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा। क्लियर है ये बात बेटा, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये क्या इसको इधर धक्का मारेगा। हाँ सर ये तो हमें मालूम है। आया बेटा, बात समझ में आई नहीं आई, है ना। देखो ये दोनों का यहाँ पर आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इसको मैं अलग से बना लूँ जरा। सर एक फोर्स इधर है और एक फोर्स अपना इधर है। अब एक बात सुनना बेटा, तुम्हें दिख रहा है ये जो है, ये दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो अगर ये 60 है बेटा, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटे, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ये फोर्स भी सेम है और ये फोर्स भी सेम है, और नहीं भी गिवन है तो भी हमें दिख रहा है ये 1 है, ये 1 है, डिस्टेंस सेम है वैसे भी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक दिया हुआ था, मैं पहले बता रहा हूँ ना, द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस आर एफ है ना, एफ है। तो हमने बना लिया भैया कि ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो भी एफ है, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो भी एफ है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, हमसे उसने पूछ लिया है कि नेट फोर्स आपको बताना है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या तुमने ये थोड़ी देर पहले ही सीखा कि सर अगर जब फोर्स सेम होता है, फोर्स जब सेम होता है और 90 डिग्री पर दोनों इंक्लाइंड रहते हैं, तो ठीक रिजल्टेंट बीच में से जाता है, और उसको हम निकालते थे F√2 लगा देते थे, सीधे फॉर्मूला आता था सर। लेकिन अभी यहाँ पर तो बात यह है कि फोर्स तो सेम है, लेकिन एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। अब क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अपन F√2 लगा दें? नहीं बेटे, अब आपको मैंने बताया था, देखो ध्यान सुनो, आपको मालूम है ना, अगर आपको ऐसा कुछ भी मिल जाए, कोई भी एंगल थीटा मिल जाता है, और आपका एक फोर्स ये रहा P और एक ये रहा आपका बेटा Q, ठीक है ना, और आपको बेटा रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट तो इन दोनों फोर्स के बीच में ही होगा, यहीं कहीं से ही रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट को निकालने का तरीका क्या था बेटा, R² = P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, यही था।
ठीक है। अब देखो हमारे केस में दोनों p की वैल्यू भी क्या है बेटा f, r की q की वैल्यू भी क्या है बेटा f, r हमको निकालना है। थीटा कितना दिया बेटा आपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बस बेटा cos 60 यहाँ पे रख दो जरा, तो देखो जरा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ये एफ स्क्वायर और बेटा 2 ये देखिए पी पी एफ एफ बनेगा तो ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा cos 60 डिग्री cos 60 के तो 1/2, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तुम देखोगे एफ स्क्वायर 3 बार एफ स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3f स्क्वायर हो गया। बेटा अंडर रूट भेज दोगे जब, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, आर की वैल्यू एफ तो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा, तो f√3। मेरी बात समझ में आई बेटे, f√3। तो देखो जरा हमें मालूम है कि सर रिजल्टेंट तो इन दोनों के बीच में से ही निकलना था, क्योंकि दोनों को दोनों बराबर इंटेंसिटी के हैं, मतलब रिजल्टेंट का कोई एंगल पूछ ले हमसे तो हम 30 डिग्री बता देंगे बिना सोचे समझे, हमें तो वो मालूम है तुरंत। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखो, तो जब 90 डिग्री रहे बेटा, देखो दोनों फोर्स सेम हो 90 डिग्री पे हो तो f√2, तो f√2। और बेटा अगर दोनों फोर्स सेम हो और 60 डिग्री पे हो तो बेटा कैसे निकालते हैं उसे f√3, तो बेटा कैसे निकालते हैं उसे f√3। तो देखो बेटा ध्यान से जरा f√3, तो हो गया ना खत्म काम, यही है इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या है बेटा, आंसर हमसे रिजल्टेंट ही तो पूछा था उसने, है ना, क्या बोला था, फाइंड द नेट फोर्स एट एनी वर्टाइस, फाइंड द नेट फोर्स। तो बेटा अपन निकाल दिया है कितना, f√3। क्या आप समझ पाए बच्चों कैसे ये काम करता है ना, बहुत इजी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा हेडेक लेकर के काम नहीं करना है। बेटा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो बेटा हमसे कहा गया जैसे कि प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली about the 5 vertices of hexagon of 2a length, then find the net फोर्स या बेटा रिजल्टेंट एट द सेंटर, सेंटर पर हमें बताना नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, इसके बारे में हमें समझाना है। क्या बच्चों समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? ठीक है, अब जरा बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में अब आप सुनना है ध्यान से, है ना, समझ जाओगे, बहुत ध्यान सुनना है बस। बेटा हेक्सागन पहले तो बना लो जरा, ठीक है। अब देख लो जरा पहले साइड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन ही है ये पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, इसके सेंटर पे हमें बताना है कि कितना जो है नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट आ रहा है। और बेटा सबकी जगह बता दिया उसने कि प्लस क्यू है और प्लस क्यू है। सर आप 5 क्यों बना रहे हो, क्योंकि उसे साफ साफ बोला है कि जो प्लस क्यू है उसने सिर्फ 5 वर्टाइस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हेक्सागन के, मतलब एक को छोड़ के रखा है, एक को इसका मतलब छोड़ के रखा हुआ है। मेरे बच्चे बात समझ में आई? ठीक है ना, अब ध्यान सुनना बेटा, अगर ये प्लस है और यहां पर अगर कुछ भी नहीं शो किया, मतलब यहां पर भी कोई ना कोई प्लस चार्ज तो होगा ही होगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा। अब देखो सर, तो होने वाला क्या है कि बेटा ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, उतने में ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा। बेटा ध्यान सुनना जरा, क्या ये भी क्यू क्यू चार्ज है दोनों, और ये भी क्यू क्यू चार्ज है ना। हमें तो डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, अभी डिस्टेंस भी हमें देखना पड़ेगा, है ना, कि सर यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस भी तो मालूम हो। देख बेटा ध्यान से पहले तो सुन लो बेटा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम होंगे क्या? हाँ सर सेम क्यों होंगे, क्योंकि बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल इक्वल चार्ज है, तो फोर्स हमेशा सेम आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। बेटा ऐसे जरा ध्यान सुनना, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा तो ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, कोई दिक्कत बेटे? तो ये भी, अब ये भी दोनों भी सेम है बेटा, तो ये वाला जो इनके बीच में फोर्स आएगा वही फोर्स इनके बीच में आएगा, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक ये खत्म हो गया इसके द्वारा, ये खत्म हो गया इसके द्वारा। बेटा ये वाला किसके द्वारा खत्म हो, किसी के द्वारा नहीं, तो ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, मतलब यही एक फोर्स बच रहा है, इसका मतलब यही एक फोर्स बच रहा है। अब सर बात ये है, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा ना, ये वाला तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा सर, पहले तो ये वाला इसको इधर धक्का मार रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे लाएं बेटे? तो अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जो भी हेक्सागन होता है, हेक्सागन जो होता है बेटा, है ना, ये कुछ और नहीं होता। अगर आप इसके सेंटर से लाइनें ऐसे जोड़ दोगे ना सारी की सारी,
तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या बनेगा बेटा, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। और बेटा क्या आपको मालूम है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबका एंगल कितना होता है बेटा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ध्यान सुनना बेटा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सारे के सारे, तो बेटा क्या सारे साइड इनके बराबर होंगे? सारे साइड बराबर होंगे। अब देखना जरा ध्यान से बेटा, क्या क्वेश्चन में लिखा है 2a लेंथ है एक की, मतलब सर ये अगर 2a है तो बेटा फिर ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, हर जगह 2a की लेंथ है। बेटा कितने की लेंथ है? 2a की लेंथ है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बच्चे, यहीं पे यहीं ये देखिए जरा, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये इस वाले चार्ज और ये जो सेंटर वाला चार्ज है, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा? 2a होगा। ये कैसे मालूम किया? क्योंकि हेक्सागन में सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों साइड्स बराबर होती हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल उसके 60 डिग्री के होते हैं, ये हमें मालूम था। तो देखना बेटा ध्यान से जरा, क्या तुझे डिस्टेंस मिल गया? क्या तुझे चार्ज दोनों पता है? ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है कि अब इसमें नेट फोर्स में निकाल सकता हूँ बेटा, तो नेट फोर्स निकाल दो जरा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट निकाल दो जरा। ठीक है बेटा, कैसे कितना आएगा जरा ध्यान से देखना जरा। फोर्स एक ही तो फोर्स है, बस एक ही तो फोर्स लग रहा है इस पर, यही फोर्स है तो वही कैलकुलेट करना है। तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? के Q1 Q2, यानी कि ये भी Q है ये भी Q है, तो बेटा Q का स्क्वायर। और बेटा फिर नीचे क्या आता है? R का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 2a, तो 4a स्क्वायर। क्या बेटा यही आंसर नहीं है? क्या बेटा यही आंसर नहीं है ना ये आंसर? बहुत बढ़िया। मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? है ना। तो बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं बेटा, हेक्सागन, पॉलीगन, ये सब मिला करके कुछ ना कुछ वो नया क्वेश्चन बनाते रहते हैं। क्लियर है ये बात? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम बात करेंगे चार्ज्ड पेंडुलम के बारे में, है ना। चार्ज पेंडुलम केस, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मैं जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। देखो मान लो बेटा 2 पेंडुलम है ना, इतना भी ये नहीं, बहुत ध्यान सुनना, सब समझ में आएगा। एक ये पेंडुलम है और बेटा एक ये पेंडुलम है। क्लियर है? अभी दोनों बेटा पास पास में क्यों है? तुम्हें मालूम है ना कि इसको धरती माता नीचे खींच रही है बेटा mg फोर्स से, इसको भी नीचे खींच रही है बेटा mg फोर्स से। क्लियर होगी बात? अभी ये दोनों चिपके हुए हैं बेटे, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये दोनों चार्ज नहीं है। अब सपोज करो कि किसी ने इस पर दोनों पर बेटे प्लस क्यू का चार्ज जो है इनको दे दिया। अब बेटा जैसे ही इन बॉल को मिलेगी प्लस क्यू चार्ज, बेटा दोनों सेम चार्ज हैं तो मालूम है ना रिपल करेंगे, यानी थोड़ी देर में आप देखोगे कि बेटा एक बॉल होगी इधर, तो बेटा एक बॉल होगी इधर। ठीक है, इनके बीच में बेटा दूरियां बन जाने वाली हैं। और बेटा वो क्यों बनी है? क्योंकि अब दोनों के दोनों प्लस क्यू है ना, दोनों के दोनों क्या है बेटा? प्लस क्यू है। तो ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है, ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है। समझ गए बेटा? और ये जो धक्का मिल रहा है बेटा कौन सा फोर्स होगा? ये मालूम है ना, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। कौन सा काम करता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तुम्हें ये भी मालूम है दोनों बराबर होंगे। समझ गए मेरी बात? अब बेटा ध्यान सुनना जरा, क्या अब यहाँ पर मैं एक वर्टिकल ऐसे एंगल बना दूं जरा, ये रहा, ठीक है। लेकिन बेटा बात ध्यान सुनना, ऐसा तो है नहीं ना कि ये आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, सर ये पूरा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अगर सर रिपल्शन ही कर रहे हैं तो यहीं पर आकर के ये रुक क्यों गया है? बहुत ध्यान सुनना बेटा मेरी बात। देखो ग्रेविटी खत्म थोड़ी ना हो गई है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। अब ये दोनों ऐसे थे बॉल, है ना, अभी ये दोनों, मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं, अब देखो ये बॉल ऐसे थे बेटा, नीचे से चुपचाप जैसे ही आपने चार्ज किया तो ये दूर हो गए। लेकिन बात है कि सर ये पूरा क्यों नहीं ऐसे हो जा रहा है, ये ऐसे ही क्यों है अभी के अभी? बेटा बात ये है कि अभी भी ग्रेविटी माता इनको नीचे खींच रही है। तो बहुत ध्यान सुनना, तो इसीलिए देखो जरा ऐसे क्यों रुक गई है, क्योंकि ये आपस में एक ही जैसे चार्ज थे, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो ये ऐसे दूर तो जाना चाह रहे हैं, है ना। ये होना तो बिल्कुल ऐसा सीधा चाहते हैं बेटा, बिल्कुल 180 डिग्री। सर 180 पे क्यों रुकेंगे? ऊपर जाके ऐसे क्यों नहीं मिल सकते? बेटा ऊपर कैसे आएंगे? दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं ना, तो हमेशा पॉसिबल, सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना हो सकता है दोनों के बीच में? 180 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि इसके भी ऊपर गए तो दोनों पास आ रहे हैं, इसके नीचे गए तो दोनों पास आ रहे हैं। समझ गए ना? लेकिन कौन है इनको जो मेंटेन कर रही है नीचे? तो होना था इन्हें ऐसे, बिल्कुल समझ गए मेरी बात, होना था बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनको ग्रेविटी भी खींच रही इसलिए इसमें रुक गए। तो ना पास आ रहे हैं ना 180 पे जा रहे हैं, बीच में अटक गए, इसीलिए बेटा ऐसा डायग्राम बनता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो बेटा नीचे इन्हें कौन खींच रहा है? नीचे की तरफ इनको खींच रहा है बेटा mg फोर्स। कौन खींच रहा है बेटा इन्हें नीचे की तरफ? mg फोर्स। और बेटा हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों थ्रेड अलग हो गए। अब ध्यान सुना बेटा, ये थ्रेड था, ये जो था ये तो रस्सी थी ना, ये तो थ्रेड था बेटा, और थ्रेड में आता है टेंशन, खिंचाव, ठीक है। तो बेटा इसमें आ गया खिंचाव, ये देखो इधर खिंचाव हो रहा है, ठीक बेटा खिंचाव हो रहा है। अब बेटा ध्यान सुनना, ये पहले बिल्कुल सीधे थे, अब ये थोड़े से वर्टिकल से इधर मूव हो गए, तो हम मान लेते बेटा कुछ थीटा मूव हुए होंगे, ठीक है ना, मान लेते बेटा थीटा मूव हुए होंगे। और याद रखना बेटा ये जो थीटा 1 और इधर से भी तुम बना सकते हो, ये जो थीटा 2 है बेटा, ये दोनों इक्वल होंगे। थीटा 1 ऑलवेज इक्वल्स टू थीटा 2, बेटा इंक्लिनेशन बराबर होगा उनका। जितनी ताकत ये वाला चार्ज, ये वाली बॉल इस पर लगाएगी, उतनी ये भी लगाएगी, तो बराबर के एंगल पे बिल्कुल आकर के रुकेंगे, एंगल कम ज्यादा नहीं होगा। तो याद रखना, कभी एक बार पूछा गया था, तो वर्टिकल से ये वाले थ्रेड का और वर्टिकल से ये वाले थ्रेड का, दोनों का एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो थीटा 1 2 हो भले, वो दोनों सेम रहेंगे, इसलिए थीटा ही सिर्फ आप बोल सकते हो। ये बात क्लियर होगी? ये रहा बेटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, सर तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर भी तो बना सकते हैं ऐसे अपन। देख बेटा ध्यान से जरा, क्या तुमने ये पढ़ा है? ये देख अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, देख क्या दिख रहा है, ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला और बेटे ये वाला, ठीक। तो बेटा जो ये थीटा होता है ना वही थीटा ये भी होता है। तो सर अगर ये थीटा है, मान लेते हैं ये सिर्फ थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे? अब ध्यान सुनो, तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है वैसे तो, हालांकि इसको याद करना ही पड़ता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में mg। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, चिंता मत करो, पर तुम्हें ये याद भी रखना है। क्या सर एक काम कर, थोड़ी देर के लिए बेटा इस बॉल को लेते हैं, है ना, इसको अपन अलग से बना लेते हैं जरा, देखना बेटा ध्यान से। ये प्लस क्यू बॉल थी हमारी, ऐसी थी, इस पर नीचे लग रहा था बेटा क्या, mg। बेटा इधर टेढ़े में लग रहा था क्या बेटा, टेंशन। और बेटा ऐसे वर्टिकल से क्या बना लिया था इसने, थीटा, है ना, ये जो टेंशन जा रहा है ये थीटा एंगल बना रहा था वर्टिकल से। बेटा इधर पे लग रहा है क्या, fe। अरे लग रहा है ये नहीं लग रहा बेटा, लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हम पहले तो पूरे, अब देख बेटा ये जो टेंशन है, बात है कि मैं जो वर्टिकल फोर्स चाहूं तो वर्टिकल मुझे दिख रहा है एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल चाहूं तो एक फोर्स लग रहा है fe की तरफ, ऐसे ही है ना बेटा, एक फोर्स लग रहा है fe की तरफ, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है नीचे की तरफ। लेकिन बात है सर ये टेंशन को कहां लिखूं, ना तो ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है। तो बेटा क्या करेंगे, अब हमें मालूम है ना कि टेंशन को इस तरह के, मैंने एक वेक्टर में सिखाया है, इसे हम दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे बेटा। तो बहुत ध्यान सुनो जरा, एक बार ये टूटेगा बेटा ऊपर की तरफ तो बनेगा, जब थीटा की तरफ जाता तो क्या बनता बेटा, कॉस थीटा। तो जो भी वेक्टर जा रहा है, जो भी लाइन जा रही है उसका नाम क्या है, टी, पहले नाम लिखो, और थीटा की तरफ है तो कॉस लगा दो। अब अगर इसके विपरीत है तो इसका नाम लिखो पहले, और थीटा के विपरीत है बेटा तो इसमें क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चे? अब तुम देखोगे कि टी कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है mg, बेटा टी साइन थीटा जो इधर जा रहा है उसको बैलेंस कर रहा है fe। मतलब ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। तो बेटा यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि सर टी कॉस थीटा, है ना, बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, वहीं बेटा टी साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है किसको बेटा, fe को। अब एक बात है बेटा, मैं तुमको बोल दूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, बेटा डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करो। तो बेटा पहले 1 को लिखो जिसको डिवाइड कर रहे हैं टी साइन थीटा, और बेटा यहाँ पे लिख दिया टी कॉस थीटा। तो बेटा टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी, fe, और ये कितनी होगी बेटा mg। तुम देखोगे टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, टैन थीटा। तो ये हो गया fe अपॉन में mg। क्या मैंने यही थोड़ी देर पहले याद करने के लिए कहा था, है ना, टैन थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन में mg। तो पेंडुलम के केस को आप बहुत ध्यान से समझो। आ रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो बेटा केस कैसे कैसे आते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चों। कोई मान लो तुमसे बोल दे केस, ऐसा बोल दे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है mg के, दोनों बराबर हो गए। बेटा अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देखना जरा ध्यान से, सर अगर दोनों बराबर हो गए तो मैं mg को भी fe लिख सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 1 आएगी वैल्यू। और मुझे एक बात बताना बेटा जरा, टैन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। कितनी होती है बेटा, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना, ये भी आ चुका है बेटा। अच्छा अब एक चीज और सुनो बच्चों, सर मान लो अभी तो आप जो ये ग्रेविटी की बात करते हो कि आपने बताया ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है बेटा, इतना हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब धरती पे वो चीज ना हो, क्योंकि अगर वो चीज धरती माता से खींचेगी तो ये परफेक्ट 180 नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ सा मिलेगा ही मिलेगा। सर तो फिर कहां पर ये हो सकता है, जहां पर ये 180 बना ले बेटा, वैक्यूम में, है ना, धरती के बाहर चले जाओ, बिल्कुल ग्रेविटी तोड़ के चले जाओ, है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये है एट वैक्यूम, बेटा मालूम है ग्रेविटी से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब अगर ये 0 हो गया बेटे तो जो एंगल मिलेगा बेटा दोनों थ्रेड के बीच में, है ना, एंगल बिटवीन बोथ द बॉल्स विल 180 डिग्री। क्लियर है ये बात? अरे हाँ है ना बच्चों। लेकिन बेटा कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट विल, ये मालूम है ना कौन सा केस हो गया, जब अगर बिल्कुल भी नहीं है ना बेटा, तो देखो एक बॉल इधर आ जाएगी और बेटा एक बॉल इधर आ जाएगी। तो देखो जरा ये कितना हो गया, 180 डिग्री। लेकिन बेटा कभी कभी क्या करते हैं, एक पेंडुलम का वर्टिकल से एंगल पूछ लेते हैं, है ना, मतलब अभी भी हो आप वैक्यूम में ही, अभी भी हो आप वैक्यूम में, लेकिन वो वर्टिकल से पूछ रहा है बेटा एंगल। तो वर्टिकल से अगर पूछोगे तो बेटा कितना है, नहीं 90 डिग्री ही होगा ना, 90 डिग्री होगा ना बेटा पेंडुलम्स। ध्यान देना, तुमसे पूछा जाए दोनों पेंडुलम के बीच में कितना है वैक्यूम में, वैक्यूम में मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब ये होता है धरती के बाहर, धरती के बाहर हो तो ग्रेविटी नहीं है, तो फिर तो ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। बेटा ऊपर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर जाएंगी तो मालूम है ना दोनों प्लस प्लस की हैं, तो ये तो पास आना हुआ ना, ये पास कैसे आ सकती है, तो दूर जाना चाहेंगी। तो बेटा मैक्सिमम दूरी कहां पर ये अपने आप को रोक लेंगी, 180 डिग्री पर रोक लेंगी। और बेटा उसमें भी ये हालात इनके तब होते हैं जब ये धरती पे होते हैं, और ये हालात तभी पॉसिबल है जब ये धरती के बाहर होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का असर नहीं होता। तो अभी इन्हें ग्रेविटी नहीं खींच रही। तो मैं आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो पेंडुलम के बीच में एंगल पूछूं तो 180 बताना, एक पेंडुलम का वर्टिकल से एंगल पूछूं तो 90 डिग्री बताना। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा। तो 90 डिग्री आ गया यहाँ पर।
आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। बेटा हमने पढ़ा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई अपॉन में एम जी। मान लो आप चले गए हो कहाँ, एट वैक्यूम, आप चले गए एट वैक्यूम। बेटा एट वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी जीरो हो गई। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, बेटा ये क्या जीरो हो गया। अब मुझे एक बात आओ बेटा, वन अपॉन जीरो का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। वन अपॉन जीरो का मतलब क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी। अब मुझे बात आता है टेन में कौन से एंगल के लिए इन्फिनिटी वैल्यू आती है, टेन में कौन से एंगल की इन्फिनिटी आती है। तो बेटा याद रखना, जब तुम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो तुम देखोगे कि टेन 90 डिग्री को यही कहा जाता है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन या इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। यानी कि बेटा देख रहे हो, तो मैंने क्या कहा तुमसे, ये देख बेटा, ये देख कोई ग्रेविटी खींची नहीं रही ना नीचे, इसीलिए 90 डिग्री है यहाँ पर। क्लियर है बात। तो याद रखना 100 बात की, एक बार शॉर्ट में याद रखो कि दो क्या कहते हैं, एट वैक्यूम द एंगल बिटवीन द टू पेंडुलम्स is 180 degree, but at vacuum the angle between the vertical and one pendulum is 90 degree। क्लियर है बात, इतनी ध्यान रखना। और जो मैंने याद कराया उसको याद रखना, मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। आया नहीं आया बेटा, है ना, आ जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपको जो है उसको कूलम्स लॉ के तरीके से भी आपको पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे कैसे पढ़ा जाए बेटा, पहले तो समझ के आओ जरा वेक्टर फॉर्म होता क्या है। जैसे मान लो बेटा ये है वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है बेटा। अगर ये वेक्टर है तो इसको कैसे दिखाओगे बेटा, पहले लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। मालूम है ना, वेक्टर में दो चीजें होती है बेटा, तो पहले मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्शन से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, डायरेक्शन से। मैं और अच्छे से लिख देता हूं, तो बेटा मैग्नीट्यूड इनटू, अब डायरेक्शन को ही बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सर इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम और अच्छे से लिख देते हैं बेटा, ये हो गया। तो सर ये जो इधर लिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, इधर लिख रहे हैं अपन फुल वेक्टर। क्या लिख रहे हैं बेटा, फुल वेक्टर। तो फुल वेक्टर आर को बोला बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये देखो जरा ध्यान से, इसमें मॉड लगा देना, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है अभी ये, लेकिन जैसे ही आपने वो मोमेंट, है ना, जैसे ही इसमें बेटा इनटू कर दिया तुमने एक यूनिट वेक्टर मतलब इसके ऊपर कैप लगी हो, इसके ऊपर कैप लगी हो, तो बेटा ये होता है, ये देखो जरा, ये होता है। अब अगर तुमसे कोई बोले कि यूनिट वेक्टर का मुझे बता दो जरा, तो देख रहे हो बेटा, इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यही डायरेक्शन बताता है। फिर से सुनना ध्यान से बेटा, फुल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, पहले क्या लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसमें उसका डायरेक्शन इनटू कर देते हैं। पहले अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन जो इनटू करते हैं बेटा, उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसे लिखते हैं बेटा, जो भी फुल वेक्टर होता है ना, उसमें ऐसे डंडी लगा दो, मॉड लगा दो उसका, तो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड। और बेटा जैसे ही इसमें इनटू कर दोगे किसको आप, यूनिट वेक्टर मतलब बेटा जिसके ऊपर कैप लगी हो। क्लियर हो गई बात। तो फुल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात और सुनना, ध्यान सुनना, बिल्कुल भटकने नहीं दे सर। बेटा मैं तुमसे यहाँ से बोल दूँ कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल, तो निकाल दोगे। फुल वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड को भेज दो, तो बेटा कैसे निकलेगा, देखना जरा, ये लिखा फुल वेक्टर, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर है, मैग्नीट्यूड को उससे नीचे भेजने वाले हो, ये तुमने मैग्नीट्यूड को भेज दिया बेटे। क्लियर है ये बात। और याद रखो बेटा, मैग्नीट्यूड वाले इस वेक्टर को तुम सिर्फ आर लिख सकते हो, यही इसका मतलब होता है। या तो तुम चाहे ऐसे लिख लो इसे, चाहे तो तुम ऐसे लिख लो, वो एक ही बात होती है। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड ही हैं, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड ही हैं। क्लियर है बात। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा, मैंने तुमसे कह दिया बेटा 10I, ठीक है, 10I, मैंने एक फोर्स लिखा बेटा 10I। अब मुझे एक बात बताना बेटा, ये जो 10 दिख रहा है तुमको, ये देखो जरा, ये जो 10 दिख रहा है बेटा, ये 10 क्या है, ये कुछ और नहीं बेटा, यही है मैग्नीट्यूड। यही क्या है, मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये जो लिखा है ये क्या है, सर आपने बताया था मैग्नीट्यूड के बगल में लिखा होता है डायरेक्शन, ठीक है। और सर इसी को अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर। अरे समझ में आता, देख ना डायरेक्शन बता दिया, कहाँ है बेटा, आई, और आई होता कहाँ है, एक्स में। आई होता कहाँ है, एक्स में, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में फेंका रहा होगा। अरे सर समझ गया मैं बात को। अच्छा, मतलब अगर 20J कहीं लिखा है, इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा। और कितना दूर जा रहा होगा, 20। बात ही खत्म बेटा। और देखो जरा, मैं अगर लिख दूँ 13 आपका के क्या, तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर है सर, हमें मालूम है। क्लियर है ये बात बच्चे। अरे आई नहीं आई, समझ में है ना। तो इस तरह से ये काम करता है बेटा ना, तो ध्यान रखना। चल अभी तो हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो सर बात है, हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बेटा। ये देखना जरा, क्या ये देखिए, ये लगा दिया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटे। सर तो एक काम करते हैं, पहले तो आपने मैग्नीट्यूड बोला था, तो ठीक है बेटा, पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। क्या थी मैग्नीट्यूड बेटा, के Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। सर ये जो भी आपने लिखा ना, ये मैग्नीट्यूड है। ये तो पढ़ चुके ना अपन, ये तो अपन निकाल चुके हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन सर इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, और जब तक डायरेक्शन नहीं आएगा ये वेक्टर फॉर्म नहीं बन सकता।
तो सर इसमें आपने इंटू करना है डायरेक्शन का, तो अब हमने सीखा सर डायरेक्शन को इंटू करने के लिए यूज़ करना पड़ता है यूनिट वेक्टर, तो बेटा यूनिट वेक्टर अपन ने यूज़ कर दिया, बेटा यहाँ लगा दिया अपन ने, ये क्लियर होगी बात। अब सर यहाँ पर क्योंकि यूनिट वेक्टर की जगह आपने लिखना सिखाया है, हम उसको अगर चेंज कर दे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, वो ये वाला होता है। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, है ना, क्या उसकी जगह लिख सकते हैं बेटा, ये देखना जरा ध्यान से। तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, फुल वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर, ये आ गया, आया नहीं आया। अब मैंने तुमको सिखाया था कि सर इसको तो अपन सिंपल आर भी लिख सकते हैं क्योंकि वही एक मैग्नीट्यूड होता। तो बेटा ध्यान से देखना जरा, ये देखें के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये फुल वेक्टर और अपॉन में आर, बेटा ये आर स्क्वायर आर दिख रहा है एक जैसे हो गए, है ना। अब जैसे ही ऐसे हो गए तो बेटा तुम यहाँ पर ऐसे बना दोगे क्या, के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब, और इधर क्या रह जाएगा बेटा, इधर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ तेरा फुल वेक्टर। अरे दिखा नहीं दिखा बेटा, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी आ जाए लिखने के लिए तो याद रखना बेटा, यहाँ से शुरू करना, ऐसी पूरी बातें बता देना कि कैसे कैसे समझा जाता है उसको, डायरेक्शन के लिए इंटू होता है, समझ गए। अब तुम समझ गए होगे बेटा कि मतलब समझ गए सर हम ये एक्स वाई जेड ये छुपा हुआ रहता है, तो कैसे पता चलता है सर, देखो जरा ध्यान से बेटा, आर वेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि एक्स में वो कुछ चला गया, है ना, कुछ वो चला गया बेटा वाई में, और कुछ वो चला गया बेटा जेड में, यही है आर की वैल्यू। अरे आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों एक बात और सुनो जरा ध्यान से, ठीक है ना, खत्म करेंगे वैसे भी अब अपन इसे, तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो बेटा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, ध्यान सुनना बेटा, मैंने यहाँ पर तुम्हें बोल दिया कि यहाँ पर P पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें दे दिए 4 1 3। बेटा यहाँ पर Q पॉइंट है और मैंने उसे कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिए 5 5 4 1 3 1 4 3 देना था ना, 1 5 3 देना चाहिए, 1 5 नहीं रुक जाओ, 1 4 3 ज़्यादा सही है, इसको सही कर लेते हैं। 1 4 ये 3 और ये 3 और इधर 5 और ये इधर 1 कर देते हैं बेटा, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये 2 है और ये बेटा ये y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स, है ना। अब ये कैसे निकालोगे बेटा, तो ध्यान सुनो जरा, एक पोजीशन वेक्टर बनाओ यहाँ के लिए, एक पोजीशन वेक्टर बताओ यहाँ के लिए। अब ध्यान सुनना क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको समझना है मेरी बात, बहुत अच्छे समझना है। वो कहाँ के लिए बोल रहा है बेटा, जो P पर है ना, ये देखिए ये जो एड्रेस है P पे जो रखा है मैंने, वो रखा है बेटा 2 कूलम चार्ज, ठीक है। कौन सा रखा है मैंने, 2 कूलम चार्ज। और बेटा यहाँ पर जो रखा है ना मैंने, वो रखा है, जो चार्ज मैंने रखा है वो है -4 कूलम चार्ज। तो मतलब ऐसे समझो इसको जरा, मैं आपसे बोलूँ कि 2 कूलम के चार्ज का एड्रेस क्या है, तो आप मुझे बताओगे सर ये x में 1 जाना पड़ेगा, y में 4 जाना पड़ेगा और z में 3 जाना पड़ेगा, तब जो एड्रेस आपने दिया है 2 कूलम का तब मिलेगा। वो 2 कूलम जहाँ रखा है वो P का है, तो मतलब 2 कूलम ढूंढना है, P ढूंढना है, तो इस एड्रेस पे पहुँचना पड़ेगा। ऐसे ही एक और चार्ज है, वो -4 कूलम का है, वो कुछ ऐसे एड्रेस पे रखा हुआ है, वो उस एड्रेस तक आपको जाना पड़ेगा। तो बेटा ये पोजीशन हुआ, इसीलिए पोजीशन वेक्टर के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि पोजीशन आपने दी हुई है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, और हमेशा के लिए क्लियर हो जाओगे, इतने शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा इस बात को। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, फाइंड द नेट फोर्स एट 2 कूलम चार्ज। बेटा बस तुम्हारा काम हो गया। देखो उसको नेट फोर्स बेटा या तो चाहिए होगा P पर या तो चाहिए होगा Q पर, ठीक है। तो या तो कभी कभी PQ से बात करते हैं, या तो कभी कभी बोल देते हैं बेटा कि P पर जो चार्ज रखा है उसका नाम ले लेते हैं। तो देख जैसे लिखा है ना, फाइंड द नेट फोर्स एट 2 कूलम चार्ज, इसका मतलब एट P पे निकालना है। हो सकता है सर वो ऐसा बोल देता है एट -4 कूलम चार्ज, तो Q पे निकालना है। उससे मतलब नहीं बेटा, जहां बोलेगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जहां पर निकालने के लिए बोलेगा, बस उसी पोजीशन वेक्टर को तुझे R2 मानना है। और ध्यान सुनना, जिस पर निकालने के लिए बोलेगा उसी को R2 बोले हुए, है ना। ट्रिक याद रखो हमेशा, जिस पर निकालने के लिए बोलेगा उसको R2 बोलोगे और जिसको निकालना नहीं है उसे R1 बोल देना। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान सुनना बेटा, ये दोनों के दोनों, है ना, हमें तो डिफरेंस निकालना है ना, दोनों के दोनों ज्वाइन होंगे और ये बन जाएगा बेटा कंप्लीट वेक्टर यहाँ से, ठीक है। तो सर कैसे निकलेगा, हमारी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा। तो यहाँ से जो R वेक्टर है ना आपका ये वाला, भाई तुम्हें तो ये बताना ना दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों की पोजीशन में डिफरेंस कैसा है, ये कैसे निकलेगा, यही R वेक्टर ही तो बता रहा है। तो कैसे निकालोगे डिफरेंस, तो बेटा हमेशा के लिए याद रखो माइनस ही करते हैं। और कैसे माइनस करते हैं, जहां पर वो निकालने के लिए बोल रहा है
उसमें से माइनस करना है आपको दूसरे वाले को, जहां पर निकालने के लिए बोल रहा है उसमें से। मान लो मैं थोड़ी देर पहले यहां पर बोल देता बेटा फाइंड द नेट फोर्स एट -4 कूलम चार्ज, अगर मैं ऐसा बोलता तो तुम क्या करते, इसको मानते R2 और इसको मानते R1, और हमेशा याद रखो -R2 में से ही R1 करना है, माइनस हमेशा R2 में से ही R1 करना है। और सर R2 हमेशा किसको मानना है, जिस पर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर होगी बात। अभी बोला 2 कूलम पे तो मैंने R2 मान लिया, और हमेशा R2 में से ही R1 घटेगा। अगर वो 4 कूलम पे बोलता तो मैं 4 कूलम को R2 मान लेता, और R2 में से ही R1 को माइनस करता। क्या बात क्लियर होगी बच्चे? बहुत बढ़िया। सर बात है कि आप ये जो माइनस करने के लिए कह रहे हो, ये मैं माइनस करूं तो करूं कैसे, मेरे पास R2 R1 तो है ही नहीं। ये R2 कहाँ है बेटा, ये R2 कुछ और नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट दी R2 ही तो है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट दी क्या ये R1 ही तो है। सर क्या कैसे मालूम चल रहा है ये बेटा, ये थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, मजाक थोड़ी ना कर रहा था मैं, ये देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये कंप्लीट R है ना, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अब देखो जरा कैसे, जैसे मान लो R2 में तुमसे लिखने के लिए बोलूँ तो R2 के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं बेटा, ये x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया बेटा I। समझ में आई मेरी बात बेटा? यहाँ जरा ये आगे कितना, y की वैल्यू कितनी है 4, और j कैप बेटा z की वैल्यू कितनी है 3, और ये k कैप, ये आ गया बेटा। ऐसे ही बेटा R1 वेक्टर मुझे पढ़ के बता दो जरा। सर ये आ गया, हाँ आप सर सीख गए, 5i प्लस 1j प्लस 3k। अब बेटा ध्यान सुनना, क्या दोनों को माइनस करना है, R2 में से R1 माइनस करना है ना? तो ध्यान देखना बेटा, जब इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें R वेक्टर मिल जाएगा। कौन मिलेगा बेटा? R वेक्टर मिलेगा। देख बेटा ध्यान से, तो I में से I, J में से J, 3 K में से K, तो बेटा देख जरा 5i में से ये गया, अब देख 5i माइनस का है, ये बड़ा हो गया तो ये माइनस का 4i आ जाएगा। क्लियर हो बात? ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो गए, छोड़ दो उसको, 3k माइनस के। बेटा ये 4 में से 1 गया तो सिर्फ कितना बचेगा, 3j बचेगा। अरे बचा नहीं बचा बेटा, देख जरा तेरे पास क्या R वेक्टर, फुल वेक्टर की वैल्यू आ गई, आ गई सर, आ गई सर, आ गई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमको। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अभी हमें फोर्स लिखना है ना, क्या लिखना है बेटा? फोर्स। अब देख वेक्टर फॉर्म लिखना है हमने, और वेक्टर फॉर्म में हमेशा कैसा लिखते हैं बेटा अपन, k q1 q2 अपॉन में r क्यूब, और बेटा यहाँ पर क्या आता है, फुल वेक्टर आता है। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनोगे बेटा। ये क्या है, k q1 q2। अब क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, जो q1 q2 की वैल्यू होती है ना, इनको अपन अगर वो माइनस में तो माइनस से पुट करना पड़ता है ना, अगर वो माइनस में तो माइनस से रखना पड़ता है, याद रखना बेटा। तो जैसे कि मान लो बेटा k तो k ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 को लिख दिया चुपचाप, लेकिन 4 जो q2 चार्ज है हमारा वो तो -4 है, तो देख -4 रखा। मतलब वेक्टर फॉर्म जब भी सॉल्व करो तो ये काम करना ही करना है बेटा। आर वेक्टर ये जो है, ये क्या अपन ने निकाल लिया सर, अब भी निकाला, ये रहा बेटा -4i + 3j। क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पर, -4i + 3j। क्लियर होगी बात? सर ये कहाँ से लाएंगे, अभी तो वेक्टर नहीं है, वो तो वहाँ से निकलता बेटा। ये कैसे निकलेगा, तो बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये इसी में से निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा, जब भी तुम्हें फुल वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो, r है ना, r निकालना हो, तो बेटा कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर दो x² y² प्लस z² का। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये देख जरा ध्यान से, फुल वेक्टर में से तुम्हें उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, है ना, क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड। निकालने का तरीका क्या है, x² y² z² को अंडर रूट कर दो। तो बेटा ध्यान से देखना जरा बेटा, x की वैल्यू कितनी है, पीछे जाओ जरा, r में से x की वैल्यू कितनी है, -4, और y की वैल्यू कितनी है 3, z तो है ही नहीं, पूरा खत्म हो गया। तो बेटा 4 और 3 है ना, तो बेटा 4 का स्क्वायर, अब उसमें माइनस नहीं रखना है यहाँ पर, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, और बेटा यहाँ पर ये आ गया 3 का स्क्वायर हो गया। तुम्हें दिख रहा होगा बेटा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया बेटा, ये आ गया 25, और ये बेटा r की वैल्यू आ गई 5। बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये उठाओ और बेटा यहाँ रख दो जरा, ये तो बेटा 5 का क्यूब आ गया यहाँ पे। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये माइनस कर दे बेटा, 2 4 जा 8, तो माइनस का इसको मैं थोड़ा सा और, ये देखो मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया लगभग। बेटा कितना आ गया, -8k अपॉन में 125 और -4i + 3j कैप। बेटा यही है आंसर, ये है बेटा वेक्टर फॉर्म, ऐसे सॉल्व होता है। ये है बेटा वेक्टर फॉर्म, ये ऐसे सॉल्व होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इतना तामझाम लगता है। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, है ना, इसी में तुमको बताता हूँ। मान लो बेटा ये था P, ठीक, ये 2 कूलम है, और ये है अपना क्या था, 413 था, 143 था, 143 बेटा, 1 4 और ये 3, और बेटा ये Q है, ये है 5 1 3, ठीक है, और ये -4 कूलम ही है पहले से ही। तो बेटा एक पोजीशन वेक्टर यहाँ बना दी, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ बना दिया। क्लियर है, इतना तो क्लियर है, और ये तो जोड़ना पड़ेगा, बनी बात है, ये R वेक्टर है हमारा, ये मालूम में। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा फाइंड, देखो प्रैक्टिस हो जाएगी, फाइंड द नेट फोर्स एट -4 कूलम
चार्ज। क्या बेटा बात समझ में आ गई? अब सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमारा जो R2 है वो हमें मालूम हो चुका है सर। अब ये है ना, ये वाला -4 कूलम चार्ज बोल रहे हो, इस पॉइंट पर पूछ रहे हो, इसका एड्रेस ये दिया हुआ है, ये इस पर चार्ज है सर। P का एड्रेस ये है, ये उस पर चार्ज है, ये मालूम चल गया सर हमें। मालूम चलेगा तो बेटा ये R2 बन चुका है और ये क्या बन चुका होगा? R1। और सर हमें मालूम है कि R वेक्टर निकालने के लिए हमेशा R2 में से ही R1 को माइनस करना पड़ेगा। और सर ये हमने सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ बेटा? देखो जरा यहीं पर लिख दो जरा, R2 वेक्टर कितना है? R2 वेक्टर इस बार ये है तो बेटा 5i + 1 j + 3k। बेटा R1 वेक्टर की बात करें अपन, कितना बेटे? 1i कैप 4j कैप + 3k कैप। बेटा माइनस कर देंगे, है ना, दो ये सबको माइनस कर दो बेटा, सब में माइनस लगा दो। सर माइनस करने के बाद R वेक्टर हमें मिलेगा, तो बेटा यहाँ देखना जरा ध्यान से, ये गया 4i आया इस बार, है ना, और ये बेटा आ गया माइनस का, ये 4 में से 1 गया तो 3j, और ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है। तो बेटा देख जरा ध्यान से, क्या ये आ गया नहीं आया? ठीक है, लेकिन तेरे को मालूम है ना इसके बाद मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, नीचे R लगाने की वैल्यू पड़ती है। तो बेटा कैसे निकालते हैं R की वैल्यू? कैसे निकालेंगे? √ सर x² प्लस इसका, तो बेटा तुम्हें मालूम है ना, देख 4 का स्क्वायर 16, ये 9, 16 9 25 5, मालूम है ना, ये देखिए 16 और ये 9 ही आएगा। तो R की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है। क्लियर है बात? अब देख तेरे पास फुल वेक्टर की वैल्यू R की वैल्यू है, अब तेरे को कहिए क्या भैया? तो ये तो तूने निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया ना यहाँ पर, इसको छोड़ो। आओ अब अपन निकालें जरा बेटा, वो क्या, अपने को तो फोर्स निकालना है। तो बेटा हमें तो वेक्टर फॉर्म निकालना था इसका, तो हमें मालूम है सर K Q1 Q2 अपॉन में R3। जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो नीचे R3 होता है और साथ में यहाँ पे फुल वेक्टर आता है। बस बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। बेटा K ये कितनी वैल्यू है बेटा? इसकी 2, ये किसकी कितनी बेटा? 4, है ना। R की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 का क्यूब, और ये कितना है बेटा? यहाँ देखो जरा, ये है अपना कितना? 4i - 3j, 4i - 3j, इतना ही है। इसको सही कर दो बेटा, माइनस का 8k अपॉन में 125, 4i - का 3j कैप। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ? ऐसे निकालना है बेटा इसको, है ना, ये पूरा मामला ऐसे सॉल्व होगा। तो मैंने तुम्हें वेक्टर बताया, तुम्हें मैंने पेंडुलम पढ़ाया। आज की क्लास में मैंने लगभग तुमको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, अब एक बचता है बस वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो मैं थोड़ा सा अगली क्लास में बचाऊंगा। अभी बहुत कुछ बचा है, चिंता मत करो, अभी तो स्फीयर पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है भैया। ठीक है, पर ठीक है अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और शाम को ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा।